हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी मनीष इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी दी मनीष सर। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हम समझते हैं साइंस। साइंस क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, वो सारा कुछ आज हम समझेंगे। और आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सिलेबस। हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम आज समझ लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मेन जो बात है समझने की वो ये है कि हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे, अच्छा फिजिक्स कौन सी फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हम मेनली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्वेल्थ फिजिक्स। ट्वेल्थ फिजिक्स, और ट्वेल्थ फिजिक्स किसकी? ट्वेल्थ फिजिक्स हम यूपी बोर्ड की। देखो यूपी बोर्ड जो होता है ना, यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसकी वो वाली पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, वो भी कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, वो भी अब हम समझेंगे। सब चीज, सारी चीज अच्छे से। ठीक है ना। अच्छा, सारी चीज हम समझते हैं। पहले हम सबसे मेन समझते हैं पहले विज्ञान। विज्ञान क्या है, कहाँ से आया है, क्या है। पहले विज्ञान वर्ड समझते हैं। विज्ञान, तो देखो विज्ञान जो वर्ड है, विज्ञान दो वर्डों से मिलकर बना है, वी और प्लस ज्ञान। ठीक। अच्छा, वी का क्या मतलब है? वी का मतलब है विशाल। विशाल, ठीक, विशाल। विशाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विशाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं वास्ट। क्या बोलते हैं? वास्ट। वास्ट, वास्ट माने विशाल यानी कि बहुत बड़ा, और ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज यानी कि ऐसी नॉलेज जो बहुत विशाल हो, बहुत बहुत ही विशाल हो, वास्ट हो, उसे हम बोलते हैं विज्ञान। अच्छा, ये नॉलेज किस चीज की है, मैंने ये समझना। ये नॉलेज किस चीज की है? यदि हम कोई वस्तु लें, ठीक, यदि हम कोई वस्तु लें और उस वस्तु का हम देखो दाब देखें। दाब यानी दाब, अगर उस प्रेशर से दबाएं, उसका दाब देखें, उसमें बल देखें, अगर है ना, ठीक है, उसका उसका गुरुत्वाकर्षण बल देखें, अगर इसे हम नीचे से छोड़ दें उसको गुरुत्वाकर्षण बल देखें, और बहुत सारी चीजें वो सब हम देखें, तो इन सब का जो अध्ययन होता है, चाल, गति, दूरी, सारी चीज, उसको ही हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है, सारा कुछ समझ में आया। किसे कहते हैं विज्ञान? विज्ञान कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, उसका उसके ऊपर क्या कितना बल लग रहा है ना। अगर जैसे हम ये कोई वस्तु है, अगर इसके हम प्रेस करें, दबाएं, तो उसका कितना दाब है, कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। और इसकी जैसे कोई स्पीड है, चाल क्या है, दूरी क्या है, वो सारी चीज जो है विज्ञान। ठीक। अच्छा, विज्ञान समझ में आ गया, विज्ञान क्या है। अच्छा, आप समझते हैं विज्ञान कितनी शाखाएं। तो मेन विज्ञान की 3 शाखाएं। पहली है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरी है केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। और तीसरी है बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अच्छा, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। चलो, ये होती क्या है, देखो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स जो वर्ड है ये आया फिजिकल से। अच्छा, फिजिकल तो आपने सुना ही होगा। फिजिकल जो वर्ड है वो है शारीरिक। शारीरिक, शारीरिक का मतलब क्या है? यानी कि जब भी हम किसी भी वस्तुओं का, ठीक है, जब भी हम किसी दो वस्तुओं का क्या करते हैं, सरफेस। सरफेस जानते हो? सरफेस यानी कि पृष्ठ। पृष्ठ यानी कि अगर ये जो हमारा हाथ में मार्कर है, इसका जो ऊपरला पृष्ठ है, जैसे हम बोलते हैं सरफेस। ठीक है, अगर इन किन्हीं दो वस्तुओं का, जैसे मेरा हाथ है, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस, इनके बीच में अगर हम क्या करें, इनके बीच में हम बल देखें, दाब देखें, पृष्ठ का अध्ययन करें, यानी कि फिजिकल ऊपर से अगर ये अध्ययन करें किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान में जितना भी हम अध्ययन करते हैं वो हम सरफेस से करते हैं, यानी कि ऊपरी पृष्ठ से करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान मेनली। ठीक। अच्छा, फिजिक्स समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो है केमिकल से। केमिकल, और केमिकल का मतलब आप जानते होंगे, लेकिन अब केमिकल में क्या होता है, यानी कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि जो भी वस्तु है अब उसके अंदर जाना है। जैसे कि हम मार्कर है, अभी किससे, प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक कौन से कण है ना, और ये कण कैसे मिलके बने, एक दूसरे से कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कण मिले तो ये इन्होंने ये प्लास्टिक की क्यों बनाई,
और क्यों नहीं बनाई, और किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और क्या क्या बना सकते हैं, वो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अच्छा, रिएक्शन जैसे बहुत वो मतलब बच्चों ने अभिक्रिया के लिए बना रखा है, क्या रिएक्शन है, ये है वो है, अभिक्रिया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि यदि आपको जो भी केमिकल्स होते हैं यानी कि जो भी तत्व होते हैं, जैसे कि मान चलो एक छोटी सी चीज लेके चले हैं, छोटी सी लेके चले जैसे जल है, जल जो वाटर है किससे मिलकर बना, ये है H2O, इसका सूत्र है अणु सूत्र H2O। H2O मतलब क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और जब 1 ऑक्सीजन यानी कि 1 ऑक्सीजन का तत्व और जो 2 हाइड्रोजन का तत्व आपस में मिलकर मिलेंगे तो जल बनेगा। अब यही तत्व और किसी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, और किसी के साथ रिएक्ट करें, है ना, और तब क्या रिएक्शन करेंगे, वो ही केमिस्ट्री है। मतलब सिंपल जो हम अगर हम समझे कि इनके, अब देखो एक चीज जो मैंने पहले बताया था फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, वो कैसे समझते हैं। देखो अभी जो जल है, ठीक है, ये जल है, अगर ये जो जल है अगर इसके ऊपर पृष्ठ पे हम देखें, जैसे कि जो पृष्ठ, जो इस जल का जो पृष्ठ होता है ऊपर वाला जो सरफेस होता है, इस पे हम देखते हैं, कभी हम देखते हैं ना पानी पे ऐसे हाथ मार के देखते हैं, उससे क्या होता है, उससे उससे आपको लगता होगा कि एक जो पृष्ठ है उस पर बहुत दाब सा लगता है, दाब तनाव होता है एक, है ना, पृष्ठ पर, यानी कि इस पानी सरफेस उस पे, उसे हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी कि खिंचाव आता है पानी के ऊपर, ठीक है ना। ये किस में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक। और जो जल है, अब ये जल जो जल है ये इसके अणु सूत्र क्या है H2O। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है पानी, अब यही हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के तत्व किसी अन्य के साथ क्रिया करके और क्या क्या बना सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यानी कि केमिकल्स है, ठीक है ना। ये मेन जो डिफरेंस है ये केमिस्ट्री में फिजिक्स में, ठीक। फिजिक्स मतलब सरफेस से यानी पृष्ठ से पढ़ना होता है, उसका अध्ययन जो भी है किसी भी वस्तु का किसी भी उससे, और जो जल होता और यानी कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम अंदर जाना पड़ता है उसके, सही ना, वो किस किस चीजों से मिलकर बना है, कैसे बना है, और ये सारी चीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी देखो जीव, पहले हम जीव समझते हैं, जीव किसे बोलते हैं, है ना, जीव समझते हैं पहले। जो जीव है, जीव बोलो या सजीव बोलो, ठीक है, जीव या सजीव एक ही बात है, ठीक है। सजीव या जीव ये क्या होते हैं, देखो 3 चीजें हैं, याद रख लेना सदैव, ठीक है, 3 चीजें। अगर ये तीनों चीज कोई भी वस्तु या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ये 3 हो, ये 3 चीज जिसमें दिखाई दे रहे हो वो सब जीव या सजीव है, ठीक। कौन कौन सी, याद रखना। पहली जो चीज है, पहली है श्वसन क्रिया। कौन सी, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है रेस्पायर करना, यानी कि श्वसन क्रिया में क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, समझ में आ रही है ना, सांस ग्रहण करना और सांस, है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम ये श्वसन क्रिया होगी हमारी। दूसरा है प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रजनन क्रिया क्या होता है, प्रजनन क्रिया होता है कि जितने भी जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि क्या होता है, जैसे कि अब हम क्या होगा, अब जैसे हम किससे उत्पन्न हुए, हमारी जो अगली पीढ़ी थी यानी कि फादर वाली जो पीढ़ी थी उससे हम आए हैं, और हम अब हमारे जो पुत्र होंगे वो हमसे होंगे, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जितने भी कर रहे हो यानी कि ये प्रजनन क्रिया हो। और तीसरा है विकास, मेन यानी कि जिसे बोले डेवलपमेंट, विकास कैसे, विकास जैसे मान चलो हम पहले बच्चे थे, फिर है ना, फिर और बड़े हुए, ठीक है ना, ऐसे हमारा क्या होता है, विकास होता रहता है। तो ये विकास, ये तीनों चीज जिसमें भी दिखाई देती है वो है सजीव, ठीक। ये तीनों चीज जिसमें दिखाई देती है वो क्या है, सजीव है, वो क्या है, सजीव, यानी कि वो श्वसन क्रिया करें, ठीक, वो प्रजनन क्रिया करें और विकास करें। ये अगर ये सब करें तो वो सजीव है या जीव है, ठीक। और ये ना करें तो वे क्या निर्जीव है, फिर भी ठीक है, वो निर्जीव है, वे नथिंगलेस चीज है, यानी कि उन जैसे ये मार कर ये ना तो प्रजनन क्रिया कर रहा है, श्वसन क्रिया कर विकास कर रहा है, तो ये क्या निर्जीव हम ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये सारी चीज मनुष्य के साथ साथ और कौन करता है, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु के साथ साथ और कौन करता है, और जैसे कि
इसके साथ साथ जो जितने भी वनस्पति है, जितने पेड़ पौधे, वो भी ये सारी चीज करते हैं। कैसे श्वसन क्रिया करते हैं, ना करते हैं पेड़ पौधे? देखो वो क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हो गया ना सिंपल। अब प्रजनन क्रिया देखो, प्रजनन क्रिया कैसे होती है उनमें, अब बोलो प्रजनन क्रिया। तो प्रजनन क्रिया बहुत आसान है। जब आपको पता है कि नीम के पौधे से ही नीम का पौधा उत्पन्न होगा, तो हो रही है ना प्रजनन क्रिया, ना हो रही? ऐसे तो नहीं है कि नीम के पौधे से जो है अमरूद का पौधा उत्पन्न होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि प्रजनन क्रिया में क्या होता है कि अपने जैसे, मैंने क्या बोला, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना है। तो नीम के जैसा ही तो नीम का पौधा हो रहा है, तो प्रजनन क्रिया हो रही नहीं हो रही? और विकास देखो, अब नीम का पौधा या किसी का पौधा पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे विकास करेगा वो। तो ये तीनों चीज किसमें, वनस्पति में होती है। तो इनका ही हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में। मैंने ये बात, ठीक, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, जब हमने आपको बताया कि ये दो तरह के होते हैं, मतलब जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी हम अध्ययन करते हैं, दो चीजों का करते हैं हम, मतलब जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का। इसीलिए जो बायोलॉजी, इसकी दो ब्रांच बना दी गई हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जीव जंतुओं का। जितने भी जीव जंतु हैं उसमें इंक्लूडिंग हम भी आते हैं, मानव भी आते हैं, और जीव जंतु यानी सारे जीव जंतु मिला के, कुत्ता बिल्ली भैंसा, है ना, भैंस गाय, सारे जीव जंतु, चूहा बिल्ली से लेकर सारे, शेर सब, और विद मानव यानी मनुष्य भी, उन सब का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी वर्ड बना जू से, जू मतलब चिड़ियाघर, जिसमें सारे जीव जंतु होते हैं, और विद, ठीक है ना, उन सब का अध्ययन करते हैं जीव जंतु विज्ञान। बॉटनी में हम करते हैं सारी वनस्पति का। देखो छोटी छोटी घास है, बड़े बड़ा पौधा बांस का, सारी की सारी वनस्पति है, ठीक है ना। एक फसल भी हो रही है, जो आरक, गेहूं, बाजरा, सारी चीजें वनस्पति हैं। इन सब की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे विकसित हो गई है ना। और जैसे मान चलो कोई फसल 6 महीना में होती है, और जल्दी कैसे हो जाए, मतलब और कितना कम से कम टाइम लगे, वो सारे अध्ययन। और ऐसे क्या कौन कौन से जीव हैं जो क्या करते हैं, जो वनस्पति को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं, वो सारी चीज हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं बॉटनी में, ठीक है, यानी वनस्पति। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत आसान है ना। अच्छा, अब हम मेन फोकस करेंगे फिजिक्स पे। तो मैंने बताया है कि फिजिक्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 12th क्लास की। और जो 12th क्लास जो हिंदी मीडियम की, जितनी भी 12th क्लास है ना, हिंदी मीडियम, 12th क्लास हिंदी मीडियम, उनके लिए है, हिंदी माध्यम के लिए। हिंदी माध्यम में हम समझेंगे फिजिक्स। अच्छा, अब हम देखो बहुत से बोर्ड हैं, देखो जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, और अन्य बोर्ड हैं, ठीक है। सभी के पहले क्या होता, सबके अलग अलग सिलेबस होते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मेनली अब क्या हो गया, अब एनसीईआरटी चल रहा है ना, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी सिलेबस में क्या होता है कि सरकार क्या है, यानी कि एनसीईआरटी की एक संस्था है, सरकार की होती है, वो क्या करती है, गठन वो करती है सदस्यों का, और वो तय करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सारी चीज एनसीईआरटी जो है तय करती है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी तय करती है हमारा सिलेबस, बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या होता है कि एनसीईआरटी ने जब सिलेबस हमारा बनाया, तो वो क्या है, वो चीजों को है ना, वो चीजों को छुपा के रखती है। यानी कि एनसीईआरटी का अगर आप बुक उठा के देखोगे ना, उसमें चीजें छुप के होती हैं। कंटेंट तो पूरा होता है, सिलेबस तो होता है, बट उसमें चीजें छुपी हुई होती हैं, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, समझा ना। बाहर उसे पढ़ पाना बहुत ही कठिन होता है, मतलब बहुत उसमें चीजें छुपी होती हैं, उसमें खुली नहीं होती कि आप सीधे सीधे पढ़ लो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं फिर, जब ये, तो अब क्या हो गया, जब पहले क्या होता, पहले किताब सब अपनी अपनी किताब छपी थी सभी, लेकिन जब एनसीईआरटी आ गया, तो अब एनसीईआरटी सरकार की किताब, उनमें कंटेंट क्या छुपा हुआ है। तो क्या होता है कि जब कंटेंट छुपा होता है, तो अब जितने भी प्रकाशन है, प्रकाशन कितने हैं, जैसे कि मानचित्रा प्रकाशन है ना, और एक जैसे एक्टिव की किताब बोलते हैं, एक नगीन प्रकाशन है ना, जिस कुमार मित्र की किताब है, और अन्य अन्य जितने प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन है, वो क्या करते हैं, अपनी किताबें छापते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा, वो सिलेबस चेंज नहीं करते, वो बस जो सिलेबस जो एनसीईआरटी का है, बस जो उसमें छुपा हुआ है कंटेंट, वो क्या करते हैं, उसे खोल के, यानी कि उजागर रूप में, यानी कि इतना फैला के विस्तार में समझाते हैं कि ताकि सभी के समझ में आ जाए, ठीक है ना। बट फिर भी पढ़ने की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है ना, या तो सेल्फ स्टडी करो या फिर समझो चीजों को,
ठीक है ना, बट हाँ उनमें आसान हो जाता है, बस इतना ही होता है। अच्छा एक बात और हम देखते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में अगर ये सिलेबस देखें तो उसमें जो है कम यूनिट हों, मतलब यूनिट तो सेम होंगी। एक बात देखो, जब भी अगर हमारे पास को सिलेबस दे दिया जाए, यानी कि इतना बड़ा ये हमारे पास को सिलेबस है, ठीक है, अगर ये हमें डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सिलेबस को यूनिटों में तोड़ते हैं। किसमें? यूनिटों में। मान चलो इसकी 5 यूनिट बना दी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 यूनिट बना दी हमने सिलेबस की। अच्छा अब इन यूनिटों में अच्छा ये यूनिट बनती है, ये किस रूप से बनती है पहले ये समझो। जो यूनिट बनती है ना, जितना भी एक यूनिट का सिलेबस होगा वो सारा का सारा एक ही जैसे कंटेंट का होगा। यानी कि मतलब क्या है, जैसे मान चलो अगर आवेश है तो आवेश की एक यूनिट बना देंगे, उसमें क्या होगा, जितना भी आवेश का सारा सिलेबस है वो एक यूनिट में वो कवर कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा ऐसे अगर चुंबक होगा तो एक चुंबक की यूनिट बना देंगे, चुंबक का सारा उसमें होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब मेनली क्या होता है कि एक चीज उठाई और उसका क्या करते हैं, उसकी एक यूनिट बना दी, सारा का सारा उसमें यूनिट में आ गया। अच्छा अब यूनिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किन में करते हैं? यूनिटों को डिवाइड करते हैं हम पार्टों में, ठीक है ना, पार्ट यानी कि लेसनों में, ठीक है ना, चैप्टर्स में जिससे हम बोलते हैं, यूनिटों को डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में। अच्छा एक यूनिट में कितने चैप्टर्स होने चाहिए, ये भी कोई फिक्स नहीं होता कि 2 हो 3 हो, कितने हो सकते हैं, बट अच्छा फिर एक पार्ट में कितनी हेडिंग हो सकती है, ये भी कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। बट हाँ मेनली क्या होता है कि जितनी भी हेडिंग होती है, मान चलो 10 हुई 5 हुई, जितनी भी हेडिंग हो, बट एक पार्ट जो एक चैप्टर होगा उसमें उसके रिलेटेड जितनी भी होंगी वो सारी एक पार्ट में आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि आवेश है तो आवेश से रिलेटेड जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी एक पार्ट में आएंगी, ठीक है ना। अब ऐसे 2-3 पार्ट मिला के उससे रिलेटेड क्या होगा, एक उसकी यूनिट बन जाएगी। तो ये ऐसे होता है। अच्छा अगर हम एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में जो है यूनिट तो सेम है, यूनिट जो है सेम है, बट एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में चैप्टर जो है उसमें कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया उसमें चीजें दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, उसमें कंटेंट जो मेन वो है वो छुपा हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें पार्ट्स जो है कम होते हैं, ठीक, पार्ट्स कम होते हैं। अच्छा अब जो जितने भी प्रकाशन बच रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी किताब वो जब सिलेबस को खोलेंगे तो वो क्या होगा, जब एनसीईआरटी का मान चलो कोई एक पार्ट हो, ठीक है ना, एक पार्ट है, एनसीईआरटी ने मतलब एनसीईआरटी ने उस सिलेबस को लेने के लिए एक चैप्टर में ला दिया वो, ठीक है ना। बट जब और अन्य प्रकाशन है वो क्या करेंगे, वो उसी चीज एक पार्ट को ऐसा करेंगे जो समझ में आ जाए सबकी, तो क्या करेंगे, वो इसे खोलने के लिए, विस्तार करने के लिए एक पार्ट भी ले सकते हैं, 2 पार्ट भी ले सकते हैं, 3 पार्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट भी ले सकते हैं, एक पार्ट का एक पार्ट में ला सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, वही सिलेबस जो एक पार्ट का था एनसीईआरटी का, वही सिलेबस उन्हें खोल के दिखाना है, खोल के समझाना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, वो एक पार्ट में हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अब क्या होया कि जितने भी प्रकाशन थे उन सब ने क्या है अपनी अपनी बुक्स छापी, ठीक है ना, अपना अपना सिलेबस सेम है, बस वो क्या है कि खोलना, यानी कि कौन कितना अच्छा विस्तार कर सकता है, कितने अच्छे भाषा में उस चीज को समझा सकता है, बस ये ही इस चीज की होड़ है, और ये ही सभी के सभी प्रकाशन अब छापने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात और कि जितने भी प्रकाशन होते हैं, यानी कि जो मेन जो एनसीईआरटी किताब होती है वो सरकारी किताब, वो उनका प्राइस बहुत कम होता है, उनका 100-200 के समथिंग होता है, ठीक है ना, इतना ही होता है, इससे 100 से कम भी होता है, बिलो 100 भी होता है। बट लेकिन जो ये किताब होती है रिफ्रेशर, एक बात और, जो एनसीईआरटी की बुक है उन्हें स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं। स्टैंडर्ड जाना कि ये मापदंड, यानी कि जो मेन वो है माप यही है, यानी कि यही मापेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। ये होती है रिफ्रेशर की बुक, सही है। रिफ्रेशर किसे बोलते हैं, रिफ्रेशर यानी कि दीर्घदर्शिका, यानी कि दिशा दिखाने वाली, यानी कि स्टैंडर्ड जो है का मापदंड इसी को फॉलो करेंगे, ये सिलेबस सेम रहेगा, बट क्या होगा, बस वो इसका विस्तार करेंगे, इतना काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है का देखने वाले हैं कि फिजिक्स जो फर्स्ट है, फिजिक्स फर्स्ट 12वीं जो फिजिक्स फर्स्ट है, अच्छा जो फिजिक्स है 12वीं की वो 2 पार्टों में बांटी गई है, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड, ठीक है ना। ये चीज हम खंड क और खंड ख बोलते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि फिजिक्स जो पेपर होता है वो होता है 70 नंबर का, कितने का नंबर होता है, 70 नंबर या 70 मार्क्स का, ठीक है ना, 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक, एक ही पेपर होता है। पहले क्या होता था कि पहले 2 पेपर होते थे, दो पेपर में क्या होता था, 35 यानी कि 35 के 2 पेपर्स होते थे, ठीक है ना। तो उसमें 2 पेपर्स में क्या होता था कि एक
एक पेपर पहले हो जाएगा किसका, फर्स्ट का, और दूसरा 735 का बाद में हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया कि अब दोनों को मिक्स कर दिया, बट सिलेबस अब भी सेम है और उनका जो मार्क्स जो नंबर का डिवाइडेशन है वो भी सेम है। तो इसीलिए ये अब भी 35 नंबर का है और ये भी अब भी 35 ही नंबर का है। फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड 35 नंबर का टोटल है, 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक, अच्छा अब जो 35 नंबर का डिवाइडेशन है फिजिक्स फर्स्ट का, आज हम खाली फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो सारा। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स सेकंड का, या फिजिक्स सेकंड जब भी हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब फिजिक्स जो फर्स्ट है वो 35 नंबर की होती है। तो उसमें जो अब जो मैंने बताई, पहले सबसे पहले हम किसी सिलेबस, हमें सिलेबस मिलेगा तो हम उसको किस में तोड़ेंगे, यूनिट्स में। यूनिट्स को जिसके जैसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई में तोड़ेंगे ये सिलेबस को। तो अब हमने मेन जो फिजिक्स फर्स्ट है उसकी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली जो यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ये है 8 नंबर की यूनिट। कितने नंबर की, 8 नंबर की यूनिट है। दूसरी यूनिट है धारा वैद्युत, ये यूनिट है 7 मार्क्स की, यानी 7 नंबर की। तीसरी जो यूनिट है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये यूनिट है 8 नंबर की। कितने नंबर की, 8 नंबर की। चौथी यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये यूनिट है 8 नंबर की। और पांचवी यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगे, 4 नंबर की, ठीक है ना। तो टोटल हम मार्क्स काउंट करें, 8 7 15, 15 15 और 8 15, चलो एक सेकंड, 8 8 की काउंट करते हैं। 8 8 2 16, 8 3 24, 24 हो गया ना। 24 और 4 कितने हो गए, 28, और 28 और 5 7 35, सीधा ना। 8 8 8 2 16, 8 3 24, 24 4 28 और 7 35, हो गया ना पूरा 35 नंबर। अच्छा अब देखो जो फर्स्ट यूनिट है पहली फर्स्ट यूनिट है, उसमें है 4 पार्ट। किसके, रिफ्रेशर के, यानी कि रिफ्रेशर की किताब है। अच्छा एक बात और, जो ये पार्ट है ये कम ज्यादा हो सकते हैं, हर किताब में कम ज्यादा हो सकते हैं। जो ये मैंने अब जो कंटेंट लिखा है वो मैंने लिखा है चित्रा, यानी कि एक्टिविटी बुक्स का, ठीक है ना। तो उसमें 13 पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें क्या गया है कि जो पहली यूनिट है उसने पहली यूनिट बनाने को 4 पार्ट लिए। कौन कौन से, पहला पार्ट का नाम विद्युत आवेश, दूसरा पार्ट है गॉस की किरणें, तीसरा पार्ट है विद्युत विभव, चौथा पार्ट है विद्युत धारिता। क्लियर हुआ। तो पहली यूनिट में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, विद्युत आवेश, गॉस की किरणें, विद्युत विभव और विद्युत धारिता। और इन 4 पार्टों के लिए मार्क्स कितने हैं, 8, यानी कि इनमें से जो नंबर का डिवाइड आएगा, मार्क्स कितने नंबर का कार्य आएगा पेपर में, वो आएगा 8 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का, 8 नंबर। अच्छा अब एनसीईआरटी देखते हैं। यहीं पे एनसीईआरटी के अगर यही पार्ट एनसीईआरटी में होते तो कैसे होते, तो एनसीईआरटी में क्या गया है, ये दोनों एक जगह हैं। क्यों, मैंने बताया उसमें सिलेबस जो कंटेंट है वो छुपा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा, यानी कि 2 पार्ट, समझा रही है ना। एनसीईआरटी का ये 2 पार्ट मिला के 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट मिला के क्या है, 1 पार्ट है, ठीक है ना। कितने क्या पार्ट है, 1। और इसने कितने लिए हैं, इसी बात को समझाने के लिए 2 पार्ट लिए हैं। ऐसे ही जो तीसरा और चौथा पार्ट है, इन दोनों को मिला के एनसीईआरटी में दूसरा पार्ट है। क्लियर हुआ ना। एनसीईआरटी का अब तक 2 पार्ट है और रिफ्रेशर के अब तक 4 पार्ट है, ठीक है ना। और स्थिर वैद्युत की यानी कि 8 नंबर की है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरी यूनिट जिसका नाम है धारा वैद्युत, ये 7 नंबर की है। इसमें 2 पार्ट है, विद्युत चालन और सरल परिपथ, विद्युत चालन तथा सरल परिपथ, ठीक है ना। 5वां पार्ट और छठा पार्ट, एक के नंबर के 7 नंबर के 2 पार्ट है। इस यूनिट में कितने पार्ट है, 2, और नंबर कितने, 7, ठीक है ना। अच्छा एनसीईआरटी के देखें, तो एनसीईआरटी के जो है कहा है, ये दोनों तीसरा, मतलब ये दोनों मिला के तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी में क्या है कि इन दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही पार्ट में रख दिया, तीसरे पार्ट में। कुल मिला के यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत आसान है ना। और देखो तीसरा जो यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिर 4 पार्ट है। पार्ट 8 नंबर यूनिट 8 नंबर की, इसमें 4 पार्ट है, 7 8 9 10। 7वां पार्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 8वां पार्ट है गतिमान आवेश है चुंबकीय क्षेत्र, 9वां पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, और 10वां पार्ट है चुंबकत्व। ये 10 पार्ट हो गए, ठीक है ना। कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए ना। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है एनसीईआरटी में कैसे होंगे। तो एनसीईआरटी में वैसे किया गया कि इन 2 पार्टों को मिला के और इसका और ये 10वां जो है इसका मिला के, तो चौथा पार्ट और 5वां पार्ट चैप्टर, यानी कि 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कितने चैप्टर हुए अब तक, 5,
और जो रिफ्रेशर की जो बुक है अब तक चैप्टर हो गए 10। ठीक है, यूनिट कंप्लीट हुई हमारी 3। ठीक है ना, अब 8 नंबर की है ये वाली यूनिट। चौथी वाली जो यूनिट है वो है हमारी 8 नंबर की है। चौथी यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, 8 नंबर की यूनिट है, इसमें 2 पार्ट है, 11वां और 12वां। 11वां पार्ट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या है, जो क्योंकि ये बड़े पार्ट हैं, एनसीईआरटी में भी ये भी बड़े पार्ट हैं जो कहता है, तो ये भी पार्ट 6 मतलब ये 6ठा नंबर और ये 7वां नंबर। ठीक है ना, 6ठा और 7वां, 6ठा और 7वां। एनसीईआरटी में भी ये सिंगल सिंगल पार्ट है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी कैसे है, सिंगल सिंगल है। अच्छा, अब हम देखते हैं 8वां पार्ट, एनसीईआरटी का 8वां बच रहा है। अच्छा, एक 5वीं यूनिट है वो 4 नंबर की है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। यूनिट का नाम भी यही है, पार्ट का नाम भी यही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक ही इस यूनिट में एक ही पार्ट है। ठीक है ना, और अगला पार्ट 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का। ठीक है ना, और ये एनसीईआरटी का 8वां पार्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के एनसीईआरटी के कितने पार्ट हुए, 8 चैप्टर हुए। और जो रिफ्रेशर की बुक है उसके कितने चैप्टर हुए, 13 चैप्टर हुए। ठीक है ना, क्लियर हुआ सिलेबस। अच्छा, जो पहली यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है, स्थिर वैद्युत की और विद्युत धारा। ये पहली जो और दूसरी जो यूनिट है, पहली और दूसरी जो यूनिट है, इनमें पढ़ना है हमें आवेश। अच्छा, आवेश 2 तरह के होते हैं, एक होता है विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत जो होती है, बिजली करंट होती है, उसके द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है विद्युत आवेश। और एक होती है चुम्बक, मैग्नेट जो होती है, चुम्बक के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, दूसरा चुम्बकीय आवेश। ठीक है ना, तो आवेश 2 तरह के होते हैं, वो पढ़ेंगे आराम से डिटेल में। ठीक है ना, विद्युत आवेश और चुम्बकीय आवेश। तो विद्युत आवेश हम पढ़ेंगे 2 यूनिटों में, पहली और दूसरी यूनिट में यही है, यानी कि पहले 6 पार्ट। ठीक है ना, पहले 6 पार्ट जो है उसमें विद्युत आवेश ही पढ़ना है हमें डिटेल। ठीक है ना, यानी कि सारी चीजें रिलेटेड किससे होंगी, विद्युत आवेश से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है, थर्ड जो यूनिट है उसमें 4 पार्ट है, वो चारों के चारों पार्ट उसमें पढ़ना है चुंबकीय आवेश। ठीक है ना, यानी कि थर्ड जो यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें चुंबकीय आवेश पढ़ना है 4 पार्ट में। ठीक है ना, 7, 8, 9, 10, इन 4 पार्टों में क्या चुंबकीय आवेश पढ़ना है। फोर्थ जो यूनिट है उसमें पढ़नी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना होती है। ठीक है ना, यानी कि चुंबक से बने जो यंत्र होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उससे क्या रिलेटेड क्या है इसमें चुंबक भी, लेकिन उससे रिलेटेड अब क्या है, इसमें जो है यंत्र है वो पढ़ने हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है, जो एसी करंट होता है वो पढ़ना है। और लास्ट का जो पार्ट है, लास्ट जो यूनिट है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसमें विद्युत और चुम्बकीय दोनों तरंगें होती हैं, है ना, वेव्स, वो पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया फिजिक्स फर्स्ट में, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई डाउट्स। अच्छा, अब हम आपको समझाएंगे कि मतलब बताते हैं, अगर आपको सहारा लेना है कुछ किताबों का, तो मैं 2 बुक्स में जो मैंने पढ़ी हुई हैं, उन 2 बुक्स का मैं आपको सजेशन देता हूं। ठीक, तो सबसे पहली जो बुक है, सबसे पहली बुक है ये आपको दिख रही होगी, ये है एनसीईआरटी बेस्ड है और रिसोर्सेज बुक है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स और भाग 1 फर्स्ट। ये है चित्रा प्रकाशन की, आप देख रहे होगे यहाँ पर चित्रा प्रकाशन बुक्स का नाम है, एक्टिव की बुक। ठीक है ना, एक्टिव लिख रहे होगी इस पे, एक्टिव यानी कि एक्टिव की बुक है। ठीक है ना, तो ये इसमें जो है इसमें इसी के जो पार्ट है वो 13 पार्ट है। ठीक है ना, इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो 13 पार्टों में देखा है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ोगे बहुत अच्छी है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हो इस बुक की ले सकते हो। एक दूसरी बुक और है फिजिक्स की जो मैं सजेशन करूंगा, ये इससे भी थोड़ा काफी अच्छा है, ये है कुमार मित्तल की, इसके जो राइटर है वो कुमार मित्तल, और प्रकाशन है इसका नगीन प्रकाशन है इसका। ठीक है ना, और फिजिक्स कक्षा 12 और भाग 1। ठीक है ना, कुमार मित्तल की बुक है। ठीक है ना, आप इसे भी सजेस्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक बात बताने की ये है कि जो कुमार मित्तल की बुक है, इसमें जो पार्ट का डिवाइडेशन है वो 12 है, इसमें 13 है, उसमें 12 है। उसमें क्या किया गया है कि जो चुम्बक के जो 4 पार्ट है ना, उसमें 3 कर दिए हैं, यानी कि 9वां और 10वां पार्ट 1 है। वैसे उसमें समझ में आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिला के उसमें 9 है, यानी कि दोनों का 1 है, फिर 11 और 12 ऐसे है उसमें 12। ठीक है ना, ऐसे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।